डोडो टीवी। रोहित, सचिन और विनीत कल ही पूना शिफ्ट हुए थे। तीनों की एक ही कंपनी में नौकरी लगी थी और तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक घर किराए पे ले लिया गया। 3 कमरे थे घर में, एक खुली छत और घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़। पहली ही रात तीनों ने पार्टी का प्लान किया और शराब लेकर छत पर बैठकर पीने लगे। क्या बढ़िया घर है और क्या शानदार हवा चल रही है। हवा कहाँ चल रही है भाई, इतनी जल्दी नशा हो गया क्या? तीनों हंसने लगते हैं। कॉलेज की बड़ी याद आती है यार, कितने मजे करते थे ना। हाँ, याद है वो जब फर्स्ट ईयर वालों की रैगिंग ले रहे थे, एक लड़के ने पैंट में ही मूत दिया था। तीनों कॉलेज की यादों में खो गए थे और धीरे धीरे रात उनको अपने आगोश में ले रही थी। पेड़ से निकली टहनियां ऐसी लग रही थी मानो कुछ चुड़ैल उन्हें अपने पास बुला रही हो। काफी नशे में तीनों अपने अपने कमरों में सोने चले गए। विनीत ने अपने कमरे की लाइट्स बंद की और चादर ओढ़कर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसकी चादर खींच रहा है। कौन है? कौन है यहाँ? सचिन? रोहित? वो काफी नशे में था। उसने दोबारा चादर ओढ़ ली और सो गया और सीधा सुबह उसकी आंख खुली। पर जब वो सुबह उठा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। उसने खुद को आंगन वाले पेड़ के नीचे पाया। वो सोचने लगा कि वो सोया तो अपने कमरे में था, फिर यहाँ कैसे आ गया। फिर उसे लगा कि उसने रात में इतनी शराब पी थी कि वो शायद कमरे में गया ही ना हो। उसने सचिन और रोहित के कमरे में जाके देखा तो दोनों सो रहे थे। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और तीनों ऑफिस चले गए। रात में फिर तीनों ने पार्टी की और सुबह फिर विनीत ने खुद को उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ पाया। उसे ये काफी अजीब लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने ये बात सचिन और रोहित को बताई। भाई लोग, पिछले 2 दिन से मेरे साथ काफी अजीब चीज हो रही है। अजीब लोगों के साथ अजीब चीजें ही होंगी ना मेरे भाई। सचिन और रोहित हंसने लगे। हंसने वाली क्या बात थी भला इसमें? मैं पिछले 2 दिन से अपने कमरे में जाकर सोता हूँ, पर सुबह उठता हूँ तो आंगन वाले पेड़ के नीचे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई तू इतना नशा करेगा रोज तो ऐसे ही होगा ना तेरे साथ। भाई ने पी भी तो पूरी बोतल अकेले थी कल। अरे ये नशे वाली बात नहीं है भाई लोग, समझो अभी ये समझने का वक्त नहीं है। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, पर पूरा दिन विनीत यही सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ये वाकई रात के नशे की वजह से तो नहीं है। शायद ये लोग सही कह रहे हैं। एक पूरी बोतल पीने से शायद इतना नशा तो रहता ही है। उसने यही सोचकर बाकी ख्याल दिमाग से निकाल दिए और रात में बिना पार्टी किए ही तीनों फ्रेंड्स सोने चले गए। अगले दिन जब विनीत उठा तो उसने फिर खुद को उसी पेड़ के नीचे पाया। उसे डर लगने लगा। उसे समझ आ गया कि ये सब शराब की वजह से तो नहीं है। उसने उस पेड़ के आसपास देखना शुरू किया। उसे लगा कि जरूर इस पेड़ में ही कुछ राज छुपा है। उसने देखा कि पेड़ के पास एक पैर का निशान था। वो इंसान का पैर तो नहीं था, उसमें 6 उंगलियां थी। उसने उसको गौर से देखा और उसे एक कागज का टुकड़ा नजर आया। उसने वो उठाया तो पता चला कि वो एक लेटर है। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो आज रात को ठीक 12 बजे इस पेड़ के नीचे आ जाना। लेटर पढ़कर वो डर के मारे सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर कौन है जो उसको मार डालना चाहता है। वो तो नया नया ही इस शहर में आया है। खैर, वो ये बात सचिन और रोहित को नहीं बताता और उनके साथ ऑफिस चला जाता है। रात होने के इंतजार में उसे कुछ और समझ नहीं आता। वो ठीक 12 बजे उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, पेड़ से बहुत डरावनी आवाज आने लगती है। वो घबरा जाता है। कौन है वहां? मैं आ गया हूं, मुझे मत मारना। तेज हवाओं के साथ एक चुड़ैल हवा में प्रकट हो जाती है। उसका भयंकर रूप देखकर विनीत की चीख निकल जाती है।
वो इतनी तेज चीखता है कि उसकी आवाज सुनकर सचिन और रोहित की आंखें खुल जाती हैं और वो दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल को देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है। विनीत बोलना शुरू करता है। क्या 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 चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो मेरा एक काम करना होगा। हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे। हमें वैसे ही ऑफिस का इतना काम रहता है, तुम्हारा काम कैसे कर पाएंगे? तुम जाओ यहाँ से। सचिन पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर चुड़ैल की तरफ फेंकता है। चुड़ैल अपनी शक्ति से उस पत्थर को फोड़ देती है और गुस्से से चिल्लाने लगती है। इंसान होकर तेरी ये मजाल कि मुझसे बदतमीजी करेगा। रुक, बताती हूँ तुझे। वो सचिन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है और नीचे जमीन पर पटक देती है। सचिन घायल हो जाता है और दर्द से कराहने लगता है। विनीत और रोहित डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। विनीत बोलता है, चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो। हमारे दोस्त को भी माफ कर दो। आप जो बोलोगी हम करेंगे। अब आए ना रास्ते पर, काम सुनो। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक रॉकी नाम का लड़का रहता है। उसको तुम्हें किसी तरह इस घर में अपने कमरे में लेकर आना है। अगर वो आने से मना करे तो उसको बोलना कि सलोनी ने उसको बुलाया है, और अगर कल रात तुम उसको यहाँ लेकर नहीं आ पाए तो तुम तीनों का मैं खून पी जाऊंगी। चुड़ैल उनको रॉकी का एड्रेस बताती है और गायब हो जाती है। तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसने इन्हें ये काम करने के लिए क्यों बोला और ये सलोनी कौन है। पर अपनी जान बचाने के लिए वो अगली रात रॉकी को ढूंढने निकल जाते हैं। चुड़ैल के बताए एड्रेस पर पहुंचकर रॉकी से बात करते हैं, पर रॉकी उनके साथ कहीं भी जाने से मना कर देता है। फिर विनीत बोलता है, रॉकी भाई, आपको सलोनी ने बुलाया है। उसी ने हमें यहाँ भेजा है। वो आपको बड़ा याद करती है। अच्छा, सलोनी ने बुलाया है? तो बावड़ी बूच पहले नहीं बता सकता था क्या? चल। सलोनी का नाम सुनते ही रॉकी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब चारों उसी घर में पहुंच जाते हैं। वो घर देखते ही रॉकी चौंक जाता है और उनसे पूछता है, इस घर में क्यों लाए हो मुझे? सलोनी कब से यहाँ रहने लगी? वो यहीं रहने लगी है अब। तुम अंदर तो जाओ। विनीत, सचिन और रोहित रॉकी को विनीत के कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही रॉकी अंदर जाता है, चुड़ैल वहां आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। रॉकी डर के मारे लाल हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो बोल पड़ता है, निशा, तुम? हाँ, मैं निशा। मुझे पता था कि तू सलोनी का नाम सुनकर जरूर आएगा। उसी के चक्कर में छोड़ दिया था ना तूने मुझे। अब मैं अपना बदला लूंगी। मुझे माफ कर दो निशा। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अब तू सब करने को तैयार है। जब बोला था तो मुंह फेर लिया था ना। वो जोर जोर से हंसने लगती है और रॉकी की छाती में अपना नाखून घुसा देती है। रॉकी दर्द से तड़पने लगता है। ये तड़प समझ आई? अब तड़पा तड़पा के मारूंगी तुझे। चुड़ैल अपने नाखून उसके गले में घुसा लेती है। रॉकी तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देता है। चुड़ैल उसके मरते ही शांत हो जाती है और थोड़ी देर में रोने लगती है। उसका रोना सुनकर तीनों दोस्त अंदर आ जाते हैं। वो रॉकी की लाश पड़ी हुई देखते हैं। चुड़ैल उनको अपनी कहानी बताती है। इस घर में 1 साल पहले मैं और रॉकी साथ में रहते थे। रॉकी ने मुझे बोला था कि हम शादी करेंगे और फिर हमेशा इसी घर में रहेंगे। रोज इसके दोस्त आते थे, पार्टी करते थे। एक दिन पार्टी में एक सलोनी नाम की लड़की आई और उसने इस पर ऐसा जादू किया
कि ये मुझे भूल गया, पर सलोनी को इससे कोई प्यार था ही नहीं। वो वापस दिल्ली चली गई और उसकी याद में ये मुझसे बात तक नहीं करता था। जब मैंने इससे शादी के लिए बोला तो इसने साफ मना कर दिया। मैंने जिद की तो इसने गुस्से में आकर मेरे पेट में चाकू घुसाकर मुझे मार दिया और यहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से मेरी आत्मा बदले की आग में यहीं भटक रही थी। फिर 1 साल बाद तुम लोग आए तो मुझे लगा कि अब मेरा बदला पूरा होगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। ये कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई और तीनों दोस्त अब खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया। पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज। पता नहीं मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। एक तो यहां वैसे भी कोई नहीं दिख रहा और जो आता भी है वो रुकता ही नहीं। राकेश थोड़ा परेशान हो गया। जब उसे वहां खड़े हुए बहुत देर हो गई तो उसने फिर से आशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद उसे एक बस आते हुए दिखाई दी। वो थोड़ा सा खुश हुआ। शायद ये बस रुक जाए, कोशिश करके देखता हूं। इस बार वो हाथ दिखाकर जोर से आवाज देता है, रोको रोको, बस को रोको। बस बहुत तेजी से उसके आगे से निकली और वो थोड़ा डर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे भाई, इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? मारोगे क्या? कुछ दूर जाकर बस रुकी। अंततः राकेश बस में चढ़ गया। राकेश ने देखा बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बस फिर से बहुत तेजी से चलने लगी। राकेश ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, बस को उड़ाना है क्या? थोड़ा धीरे चलो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है ये ड्राइवर, कोई जवाब भी नहीं दिया। राकेश ने कंडक्टर से कहा, बस क्लॉक टावर जाएगी ना? कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लगा मानो वो हाँ कह रहा है। ठीक है, मुझे क्लॉक टावर का एक टिकट दे दो। कंडक्टर ने राकेश को टिकट दिया। राकेश ने मन ही मन कहा, शहर से बाहर कितनी ठंड होती है। वो अपने हाथ बांधकर बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई। राकेश ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर सुनो, थोड़ा धीरे चलाओ भाई। फिर से कोई जवाब नहीं। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? फिर से जवाब न मिलने पर राकेश ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? ये ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा है।
आप भी कुछ कहिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। राकेश फिर से सोचने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। पता नहीं आज इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं। बस एक बार घर ठीक से पहुंच जाऊं। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा कि सब शांत हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब दूर दूर बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है, एक वृद्ध महिला अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है। सबसे पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति कुछ बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज खा रहा है। कंडक्टर पीछे जाकर अकेला ही हंस रहा है। एक बच्चा एक बहुत डरावने से खिलौने से खेल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। अब बस चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राकेश ने पीछे मुड़कर कंडक्टर से पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कंडक्टर पीछे खड़ा देखता रहा। राकेश ने सोचा, शहर तो केवल 10 किलोमीटर था और रास्ता भी इतना सुनसान नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? उसने खड़े होकर कंडक्टर से पूछा, भाई मैंने पूछा कि ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं मिला। राकेश बोलता है, क्या परेशानी है, बताते क्यों नहीं हो? फिर उसने बस में बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते इसे कुछ? देखिए कितना वीरान रास्ता है, यहाँ तो दूर दूर तक रोशनी भी नहीं दिख रही। कोई कुछ नहीं बोला। उसने फिर से कहा, बताओ ये बस क्लॉक टावर जा रही है या नहीं? कंडक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राकेश घबराकर सीट पर गिर गया और डर से रोने लगा। उसने एक एक करके बस में सब लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सब उसे ही देख रहे थे। कौन हो तुम? मुझे उतारो नीचे। उसने कहा, मुझे यहीं उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसने टिकट को देखा तो उसकी नजर तारीख पर गई। अरे ये टिकट तो 11 साल पुराना है, इस पर तो 2010 की तारीख है। फिर उसने पलटकर अखबार पढ़ रहे व्यक्ति की ओर देखा। वो बहुत डर गया, रोते रोते कहने लगा, मुझे आगे नहीं जाना। ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। वो भागकर ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हैं और चेहरे पर खून है। नहीं। राकेश डर से पूरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरे ये बस तो खाई की ओर जा रही है। कुछ करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस रोको। राकेश बोलता रहा, बस रोक दो, लेकिन बस नहीं रुकी। जब बस नहीं रुकी तब वो बस के दरवाजे पर जाकर खुद ही बस से बाहर कूद गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पास खड़े देखा। बेटा ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंकल, मैं कल रात को एक बस में था और फिर। तब तक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े, अच्छा, तो तुम लाल रंग की बस में थे क्या, जो कहीं नहीं रुकती? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। लाल रंग की बस थी। आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, यहाँ आसपास के लोग जानते हैं और कोई भी उस बस में नहीं बैठता। उसे मौत की बस कहते हैं। वो 11 साल पहले खाई में गिर गई और उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। वो बस हर रात इस रास्ते से गुजरती है और उस दुर्घटना को दोहराती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि बच गए बेटा, वरना इस बस में बैठकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राकेश उस बूढ़े आदमी के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया।